हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्थान के आधार पे विनिमय विपत्र के प्रकार। स्थान के आधार पे विनिमय विपत्र के प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थान के आधार पे विनिमय विपत्र को दो भागों में बांटा गया है। यानी इसके दो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ प्लेस बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी हम कह सकते हैं देशी विनिमय विपत्र और दूसरा है विदेशी विनिमय विपत्र। हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं कि देशी विनिमय विपत्र क्या होता है। यहाँ पे पहले इसको हम समझेंगे, देशी विनिमय विपत्र क्या होता है। जैसा कि जब विनिमय विपत्र, जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक देश के व्यक्ति द्वारा अपने ही देश के व्यक्ति पर लिखा जाता है तो उसे देशी विनिमय विपत्र कहते हैं। स्पष्ट हो गए होंगे कि जब विनिमय विपत्र एक देश के व्यक्ति द्वारा एक देश के व्यक्तियों के ऊपर लिखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं देशी विनिमय विपत्र। जैसे हम आपको एक उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये भारत है और भारत के मान लीजिए दो व्यवसायी हैं। एक मान लीजिए मुंबई में व्यवसायी है और एक मान लीजिए दिल्ली में व्यवसायी है। एक दूसरे से ये दोनों क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। हमने इस बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आपको बता रखा है। तो एक दूसरे के ऊपर में से मान लीजिए ए है, बी है मान लीजिए सेलर है और ये है बायर है। यानी ये क्या है, विक्रेता है और ये क्या है आपका क्रेता है। यानी एक दूसरे पे वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो अगर एक देश के व्यक्तियों के द्वारा एक देश के व्यक्ति के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं देशी विनिमय विपत्र। यानी कहने का मतलब है यह एक देश एक सीमा के अंतर्गत दोनों व्यापारी निवास करते हैं। यानी दोनों जो व्यापारी हैं एक सीमा के अंतर्गत निवास करते हैं, इसको हम बोलते हैं देशी विनिमय विपत्र। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जब विनिमय विपत्र एक देश के व्यक्ति के द्वारा एक देश के व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है तो उसे हम देशी विनिमय विपत्र कहते हैं और उसका भुगतान अपने देश के अंतर्गत ही किया जाता है। किन परिस्थितियों में एक और स्थिति आ जाती है, जैसे मान लीजिए हम बगल में एक हमारा नेपाल देश है, अलग बना दिए हैं, और ये दोनों व्यापारी कहाँ के, मूल निवासी दोनों व्यापारी भारत के हैं। ये क्या है, बॉम्बे के हैं और क्या है, दिल्ली के हैं। लेकिन अगर लिखा गया अपने ही देश के व्यापारी के ऊपर, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये संयोगवश ये नेपाल में इस बिल का भुगतान प्राप्त कर लेते हैं तो भी देशी विनिमय विपत्र ही कहा जाएगा, क्योंकि विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन सभी बातों का वो सहयोग प्रदान करता है। यानी इनका विपत्र भुगतान कर देगा। अगर इनको बहुत ज़रूरत है तो डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज कर लेंगे बैंक से, तो बैंक से इनको भुगतान प्राप्त हो जाएगा। इसको भी हम देशी विनिमय विपत्र कहेंगे। किन परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन में पूछ देता है, इसलिए हम इस बातों को बता दिए। नहीं तो साफ साफ जानिए, जिस देश के अंतर्गत जिस देश के ऊपर लिखा जाता है, यानी एक सीमा के अंतर्गत दो व्यापारी जब एक दूसरे पे बिल लिखते हैं और उसका भुगतान अपने ही देश में प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं देशी विनिमय विपत्र। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बताते हैं कि विदेशी विनिमय विपत्र क्या है, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। ये क्या होता है कि इसमें दोनों व्यापारी जो होते हैं दो देश के भिन्न भिन्न होते हैं, दो भिन्न भिन्न देशों के होते हैं। जैसे मान लीजिए नेपाल है और ये भारत है, नेपाल है और भारत है। अब इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये नेपाल है या कोई भी देश हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, चाइना हो सकता है, रूस हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, कोई भी दो देश हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ का जो व्यापारी ए है और यहाँ का व्यापारी क्या है, बी है। तो दोनों व्यापारी एक दूसरे देश के भिन्न भिन्न देश के हैं, मतलब दोनों एक देश है नहीं है। ए व्यापारी भारत का है और बी व्यापारी नेपाल का है। ए व्यापारी कहाँ का है, भारत का, और बी व्यापारी नेपाल का। जब भारत
और नेपाल के बीच में, मान लीजिए भारत वाला सेलर हो गया और ये नेपाल वाला क्या हो गया, बायर हो गया, यानी क्रेता हो गया। ये क्या हो गया, क्रेता, और ये क्या हो गया, विक्रेता हो गया। अगर इन दोनों के बीच उधार माल का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं नेपाल का व्यापारी भारत से उधार प्राप्त करता है, तो मैं बताऊं कि क्रेता और विक्रेता ही लेखक होता है। तो ये जो व्यापारी ए है, इनके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है और ये क्या करते हैं, उस पर सिग्नेचर कर देते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि 90 दिनों बाद, 90 डेज बाद हम इस बिल का भुगतान कर देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं विदेशी विनिमय विपत्र। इसको बोलते हैं विदेशी विनिमय विपत्र। यानी विदेशी विनिमय विपत्र दो भिन्न भिन्न देशों के बीच में लिखा जाता है। अगर यहां पे लिखा गया तो मान लीजिए यहां पे लिखा गया तो भुगतान यहां होगा, यहां पे लिखा गया तो भुगतान यहां पे होगा। यानी एक देश में लिखा जाता है, उसका भुगतान दूसरे देश में किया जाता है, उसको हम विदेशी विनिमय विपत्र कहते हैं। यानी यहां पे लिखा गया भुगतान यहां पे हो गया, यहां पे लिखा गया तो भुगतान यहां से हुआ। तो इस तरह से हम कहते हैं, ये इसको बोलते हैं विदेशी विनिमय विपत्र। यानी अगर नेपाल वाला लिखेगा तो भुगतान भारत वाला को करना पड़ेगा, भारत वाला लिखेगा तो नेपाल वाले को भुगतान करना पड़ेगा। तो दोनों जो देश है वो भिन्न भिन्न हो गए, एक देश तो हुआ नहीं, दोनों अलग अलग देश हुए, दोनों देश के अलग अलग नागरिकता हुई, व्यापारियों की नागरिकता अलग अलग हुई। तो एक दूसरे पे जब लिखा जाता है तो उसी को हम बोलते हैं विदेशी विनिमय विपत्र। तो देशी विनिमय विपत्र का जो हमने देखा था दर्शनी बिल जो था, और जो है दर्शनी विनिमय विपत्र का हमने और मुद्दती विनिमय विपत्र का हमने उदाहरण देखा था, तो वही होगा। यानी साइड बिल ऑफ एक्सचेंज, और आप कह सकते हैं दर्शनी हो गया, और ये आपका दर्शनी विनिमय विपत्र और टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी जो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज का उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो आप साइड बिल ऑफ एक्सचेंज, और आपका एक दूसरा है देशी विनिमय नहीं, साइड बिल ऑफ एक्सचेंज और दर्शनी और टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये है टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज और साइड बिल ऑफ एक्सचेंज देशी विनिमय विपत्र के उदाहरण हैं। अब विदेशी विनिमय विपत्र का एक प्रारूप यहाँ पे बना कर रखे हैं हम। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंप, यानी विदेशी विनिमय के अंतर्गत स्टैंप लगाना जरूरी है। लेकिन देखिए देशी विनिमय विपत्र में स्टैंप लगाना कोई जरूरी नहीं है, उसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये ब्रिटिश कंपनी है और इंडियन कंपनी के ऊपर या इंडियन व्यक्ति के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज यानी फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंप लग गया, 5000 पाउंड्स की यहाँ पे बात है। तो 90 डेज आफ्टर साइट ऑफ दिस फर्स्ट बिल एक्सचेंज ब्रैकेट्स में सेकेंड एंड थर्ड आर द सेम टेंडर एंड डेट अनपेड, ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे हम, पे टू द सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया आर ऑर्डर द सम ऑफ 5000 पाउंड्स ओनली फॉर वैल्यू रिसिप्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि ये ब्रिटिश कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं 15 चर्च लेन लंदन से यह विदेशी विनिमय विपत्र लिखा जा रहा है और ब्रिटिश कंपनी लिख रही है, ये रमेश बर्नवाल मालविया रोड देवरिया के ऊपर लिख रही है कि आपके ऊपर ये 5000 पाउंड्स का बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, जो मेरे द्वारा एक इस डेट पे 12/7/2020 को आपने हमसे सामान का क्रय किया था, परचेज किया था। तो उसी के संदर्भ में हम बिल ऑफ एक्सचेंज आपको लिखे हैं, आपने एक्सेप्ट किया है। और जैसे ही 12/7/2020 के बाद 90 दिन पूरा होता है, यानी 12/10/2020 के बाद से ये बिल के भुगतान के लिए रमेश बर्नवाल मालविया रोड देवरिया के पास पेश करेंगे। और रमेश बर्नवाल मालविया रोड ये ब्रिटिश कंपनी को ये 5000 पाउंड्स का भुगतान करेंगे। इसी को हम बोलते हैं विदेशी विनिमय विपत्र। एक चीज और इसमें बड़े हम लगे हाथ समझाने का प्रयास करते हैं, विदेशी विनिमय जो विपत्र होता है, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो 3 प्रतियों में बनाया जाता है। कितनी? यानी 3 प्रतियों में
बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है 3 प्रति में, कि अगर एक प्रति अगर नहीं पहुंच पाता है तो सेकेंड प्रति को भेजा जाता है, और सेकेंड प्रति नहीं पहुंच पाता है तो थर्ड प्रति को भेजा जाता है। और एक चीज और बता दें, जिन प्रतियों का हम प्रयोग करते हैं, अगर फर्स्ट प्रति का प्रयोग करते हैं तो उसी पे हम स्टैम्प टिकट का प्रयोग करेंगे, उसी पे स्टैम्प टिकट लगाएंगे, बाकी 2 का हम नहीं लगाएंगे। दुर्भाग्य से अगर ये फर्स्ट प्रति उनके पास नहीं पहुंची तो सेकेंड प्रति जब हम भेजेंगे तो सेकेंड प्रति पे हम स्टैंप लगाएंगे, ये भी नहीं पहुंचा तो थर्ड प्रति पे हम स्टैंप लगाएंगे। यानी ये पहुंचना ही है, लेकिन अगर नहीं पहुंचता इन केसेस, अगर पहला ही पहुंच जाता है तो 2 प्रति पे हम स्टैंप टिकट हम नहीं लगाएंगे। एक चीज और बता देते हैं कि इससे विनिमय विपत्र में दोनों देश के, यानी इंडिया का भी टिकट लगेगा और ब्रिटिश कंपनी का भी टिकट लगेगा, यानी दोनों देश के टिकट लगे, रसीदी टिकट इसमें लगाए जाते हैं, दोनों देश के स्टैंप इसमें लगाए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैंने बताया इसकी 3 प्रतियां बनती है और दोनों देश के इसमें स्टैंप यानी टिकट लगते हैं। एक चीज और बता देते हैं कि इसमें क्या होता है कि विनिमय दर के अनुसार, यानी जब विपत्र की राशि का निर्धारण भुगतान तिथि पर, यानी जो फ्लेक्सुअल रेट होता है दोनों देश के मुद्राओं का जो रेट होता है उस दर पे निर्धारित करके इसका भुगतान किया जाता है। विपत्र की राशि का निर्धारण भुगतान तिथि पर, जिस डेट पे हम इसको भुगतान करना है वही विनिमय दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। भारतीय रुपया और ब्रिटिश रुपए में क्या डिफरेंस है, क्या उनको हमको भुगतान करना है, तो उस आधार पे हम इसको भुगतान करेंगे। भले आपके रुपए की कीमत गिर गई हो और रुपए की कीमत बढ़ गई हो, लेकिन जो 5000 के अनुसार रुपया बनता है आपको उसी दर से भुगतान करना पड़ेगा, न कि आज हम लिखे जो जिस डेट पे जो लिखे उस दर से हम भुगतान करेंगे। ड्यू डेट पे जिस डेट को भुगतान करना उस दिन का जो एक्सचेंज रेट क्या है, डॉलर के मुकाबले रुपया या पाउंड्स के मुकाबले रुपए, उसी हिसाब से हम उसका भुगतान करेंगे। तो हमने देखा कि स्थान के आधार पे विनिमय विपत्र के 2 प्रकार हैं, पहला इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ है फिर लेके आएंगे। इस तरह से 2-3 और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स रह गए हैं। इसके बाद ये जो 4th चैप्टर है, 4था चैप्टर है, ये हमारा समाप्त हो जाएगा। हम चाहेंगे लॉकडाउन के अंतर्गत अपने मित्रों के पास वीडियो शेयर करके उनका सहयोग करें। ये स्पेशल यूपी बोर्ड बैंकिंग क्लास के लिए है जो आप इसका आनंद ले रहे हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।